हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्ज़ाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी देश को हम देश का दर्जा कैसे देते हैं, कौन कौन सी उसकी आवश्यक ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी भी देश को एक देश का दर्जा देते हैं, कौन कौन से उसके अंग होते हैं। जैसे भारत एक देश है तो भारत के पास क्या ऐसी स्थिति है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम भारत को एक देश का दर्जा देते हैं, एक देश की मान्यता देते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब एक देश हैं। तो इन सब के पास श्रीलंका, अमेरिका, चाइना, तो इन सब के पास क्या ऐसी चीज़ें कौन कौन सी रहती है जिसके कारण इन्हें हम एक देश का, स्वतंत्र देश का दर्जा देते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी, काफ़ी अच्छी जानकारी ये है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा जानकारी होने वाला है। तो किसी भी देश को देश होने के लिए क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले उस देश के पास एक क्षेत्रफल होना चाहिए। जब किसी भी क्षेत्र को हम एक देश घोषित करते हैं तो उस देश के पास एक क्षेत्रफल होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ अपना एक स्वतंत्र क्षेत्रफल होना चाहिए जिस पे पूरी तरह से उसका अधिकार हो। और जब किसी देश के पास उसका एक क्षेत्रफल होता है जिस पे उसका पूरी तरह से अधिकार होता है, किसी भी देश को देश घोषित होने का सबसे पहला अंग यही होता है कि उसके पास क्षेत्रफल होना चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है, उस देश की कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। अगर किसी भी क्षेत्र को हम एक देश घोषित करते हैं तो दूसरे नंबर पे उसके पास अपनी खुद की कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। अगर किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के पास वह अपने आप को एक देश घोषित करवाने के बारे में कह रहा है कि हमें एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाए, लेकिन उसके पास ना तो कोई क्षेत्रफल है ना ही उसकी कुछ जनसंख्या है, तो उसे देश घोषित नहीं करता विश्व, यूएनओ जो है। तो किसी भी देश को देश घोषित करने के लिए उसके पास अपना खुद का क्षेत्रफल हो, जिसके ऊपर पूरी तरह से उसका कब्जा हो। इसके बाद उसका खुद की एक जनसंख्या हो। बिना जनसंख्या के किसी हम देश को देश नहीं कर सकते। जैसे भारत के पास अपना खुद का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसके बाद भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या भी है। तीसरे नंबर की आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाली चीज़ है, संप्रभुता। वह देश संप्रभु होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि संप्रभुता होती क्या है। जैसे वह क्षेत्र पूरे विश्व में व्यापार करने या किसी भी मामले में इंटरनल या एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक या बाहरी, किसी भी मामले में खुद के ऊपर निर्भर होना चाहिए निर्णय लेने में। जैसे वह क्या करने वाला है, वह देश खुद अपने ऊपर निर्णय ले सके, उसको निर्णय लेने के लिए किसी और की ज़रूरत ना हो। वह देश निर्णय लेने पे खुद पे निर्भर, चाहे वो विदेशी मामले पे हो चाहे अपना इंटरनल मामला हो। जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे भारत एक संप्रभु देश है। भारत जब नोटबंदी किया था तो यह किसी और देश से पूछ करके नहीं किया था, क्योंकि यह भारत का इंटरनल मामला था, मतलब आंतरिक मामला था। भारत अपने आंतरिक मामलों में खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसके कारण भारत एक संप्रभु है। संप्रभु उसे कहते हैं जो देश अपने देश की प्रगति के लिए कुछ भी निर्णय खुद के आधार पर ले सकते हैं, उसे हम संप्रभु कहते हैं। तो संप्रभु होना एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी क्षेत्र को देश घोषित करने के लिए। जैसे भारत, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं विदेश जाते हैं तो वे किसी देश से पूछ करके विदेश नहीं जाते, वे अपने देश के संसद में चर्चा करते हैं, संसद उनको अनुमति देता है, वो विदेश जाते हैं। उन किसी अन्य देशों पर निर्भर नहीं है। भारत अपने देश में कुछ भी करने के लिए, जैसे नोटबंदी किया, जीएसटी लाया, ये किसी व्यक्ति से पूछ करके नहीं लाया, जनता से पूछा गया। जनता से चुने गए संसद हैं, तो संसद में सांसद हैं, उनसे पूछा गया, वे उनको अनुमति दिए और वे इस काम को अप्लाई किए देश में। फिर इसके बाद होता है शासन। उस क्षेत्र के पास शासन करने के लिए शासन अंग होना चाहिए। जैसे भारत में शासन करने के लिए प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक अध्यक्ष, जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाया जाता है, तो उसके पास शासन चलाने के लिए अंग होना चाहिए। भारत में शासन चलाने के लिए ऊपरी लेवल से लेकर के निचली लेवल तक एक तंत्र बनाया हुआ। जैसे शासन पूरी तरह से चलाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उतना प्रभावी नहीं होता जितना प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के हाथ में शासन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रधानमंत्री देश का शासन इम्पोर्टेंट तरीके से चलाता है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, उससे नीचे शासन तंत्र होता है, जैसे उनके नीचे उनके सेक्रेटरी होते हैं, फिर मंत्री होते हैं, फिर अधिकारी होते हैं। इस तरीके से लेवल बाय लेवल एक
स्तर बनाया हुआ है शासन चलाने के लिए। ज़िले में एसपी होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर सीओ होते हैं, थाना इंचार्ज होता है, फिर पुलिस होता है, फिर होमगार्ड होता है। इस तरीके से उसके पास शासन चलाने के लिए शासन तंत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र के पास इतना चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं, तो उस देश को, उस क्षेत्र को हम देश घोषित कर सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो उसका, जनसंख्या हो, वह देश संप्रभु हो, वह उसके पास शासन करने के लिए अंग तंत्र हो। इनमें सबसे पहला हम चीज़ का निर्णय करेंगे, डिस्कस करेंगे क्षेत्रफल। उस देश के पास पर्याप्त क्षेत्रफल हो देश घोषित होने के लिए। इसके बाद उस देश की पर्याप्त जनसंख्या हो, उसमें उतना जनसंख्या हो कि ताकि उसे देश घोषित किया जा सके, उसे देश कहा जा सके। इसके बाद वह देश संप्रभु हो। जब कोई देश अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए बिना किसी दबाव के लेता है, उस देश को हम संप्रभु कहते हैं। मतलब वह खुद के ऊपर स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी देश का, अन्य देशों का दबाव नहीं होता। फिर इसके बाद शासन आता है। उस देश के पास शासन के लिए तंत्र भी होने चाहिए जिससे वह शासन चला सके, और उसके पास कोई मुखिया भी होना चाहिए। जैसे हमारे देश में शासन के कई तंत्र हैं, कुछ केंद्र सरकार के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शासन चलाती हैं। जैसे मान लो यूपी हुआ, यूपी में अब, उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब इनके शासन के अंग में मुख्यमंत्री हैं, फिर इसके बाद उनका सचिव है, फिर इसके बाद सभी ज़िले के डीएम हैं, एसपी हैं, इन सबको ले करके एसपी हैं, सीओ हैं, थाना इंचार्ज हैं। इस तरीके से एक तंत्र बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का लॉ एंड ऑर्डर के तहत शासन चलाता है, और इसका मुखिया यूपी में योगी आदित्यनाथ है। इसी प्रकार देश में भी एक मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इस प्रकार का एक मुखिया भी होना ज़रूरी होता है। जिस क्षेत्र के पास यह सभी 4 चीज़ें होती हैं तो वह एक देश कहा जा सकता है। तो हमने अभी यूपी का बात किया, तो क्या यूपी भी एक देश घोषित किया जा सकता है? क्योंकि यूपी के पास भी एक अपना क्षेत्रफल है जिस पे उसका पूर्ण अधिकार है। इसके बाद यूपी के पास जनसंख्या भी है, यूपी के पास शासन है। तो क्या हम यूपी को भी एक देश कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यूपी के पास संप्रभुता नहीं है। यूपी, उत्तर प्रदेश जो है, इसके पास जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल भी है और शासन भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। यूपी किसी भी मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। यूपी खुद अपनी तरफ से नोटबंदी नहीं कर सकता, यूपी खुद अपने क्षेत्र में जीएसटी लागू नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र, ये सब मामला केंद्र के हैं। यूपी खुद अपने तरफ से किसी विदेश से व्यापार नहीं कर सकता। उसको विदेशी व्यापार करने के लिए पहले उसे केंद्र से निर्णय लेने पड़ते हैं, पहले उसे केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। तो विदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश जो है, यह खुद के ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। यह किसी भी देश से व्यापार करने के लिए पहले अपने हाई लेवल, अपने हाई कमान से ऑर्डर लेना पड़ता है। लेकिन भारत जो है, यह संप्रभु है। यह किसी भी देश में व्यापार करने के लिए, किसी भी देश से व्यापार करने के लिए किसी और से अनुमति लेने की इसको ज़रूरत नहीं। इसलिए भारत एक देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक देश नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो बिहार। बिहार क्या एक देश घोषित किया जा सकता है? उसके पास भी एक क्षेत्रफल है, उसके पास भी एक जनसंख्या है, उसके पास भी एक शासन है। नीतीश कुमार वहाँ का शासन चलाते हैं, तो क्या उसको एक देश बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो केवल अपने राज्य के हित के लिए लेंगे, अपने राज्य में ही कर सकते हैं। वो विदेशी सीमा पे या किसी अन्य स्टेट में नहीं कर सकते। इसके लिए किसी अन्य देश से नहीं कर सकते। किसी अन्य देश में, विदेश से व्यापार करने के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसलिए नीतीश कुमार, जो बिहार की सरकार है, वो पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। और संप्रभुता उसे ही कहते हैं जो पूरी तरह से एक्सटर्नल या इंटरनल, मतलब आंतरिक या बाह्य मामलों में खुद के ऊपर निर्भर हो। तो भारत एक संप्रभु देश है, जिससे भारत कहीं भी जा सकता है। मान लो भारत को आज अमेरिका जाना हुआ, वो किसी देश से पूछेगा नहीं, वो खुद अमेरिका जाएगा। मान लो रूस जाना हुआ, भारत का संबंध रूस और अमेरिका दोनों से भी अच्छे रहते हैं। भारत जिस दिन चाहता है वो रूस भी जाता है, जिस दिन चाहता है वह अमेरिका भी जाता है। तो यह एक संप्रभु देश है। तो इसके लिए मान लो अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इच्छा किया, चलो हम अमेरिका से व्यापार करते हैं, तो वे डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाएंगे। वो अमेरिका से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रोक दी तो वो नहीं जा पाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मान लिए वो चाहते हैं कि हम अपना एक अलग करेंसी चलाएंगे, अपना एक अलग नोट चलाएंगे, तो नहीं चला सकते, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। नोटबंदी करना, कुछ भी देश में करना, कृषि कानून बिल लाना, कुछ भी करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो राज्य हमारे देश में संप्रभु पूर्ण रूप से नहीं है। हाँ,
ये पूरी तरह संप्रभु नहीं है। कुछ संप्रभु है, जैसे अपने देश में, अपने स्टेट में कुछ नियम बनाना, कुछ कानून बनाना, ये सब कुछ संप्रभुता स्टेट के पास भी है, लेकिन पूर्ण संप्रभुता नहीं है। देश उसे ही कहा जा सकता है जो पूर्ण संप्रभु हो। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश को देश हम कब कहते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगा। देश के लिए अनिवार्य तत्व, हम किसी भी देश को कब देश कहते हैं, उसके लिए कौन कौन से तत्व ज़रूरी हैं आपको पता चला होगा। उस देश के पास क्षेत्रफल होगा, उस देश की जनसंख्या होगी, वह देश संप्रभु होगा, उस देश के पास शासन होगा, तभी हम उस देश को देश कह सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश या बिहार, हमारे देश का कोई भी स्टेट देश नहीं घोषित हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है, वो पूर्ण संप्रभु नहीं है। देश उसे ही कहा जा सकता है जो पूर्ण संप्रभु है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर और इस तरीके से जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहे और आपकी पर्याप्त जानकारियां मिलती रहें।